नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों, इन वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 3, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि निर्धनता एक चुनौती कैसे है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारत में निर्धनता की क्या स्थिति है। जैसा कि हमने देखा कि भारत का एवरेज पॉवर्टी रेशियो 22% है, और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि इस रेशियो से ज्यादा उनका पॉवर्टी रेशियो है, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका इससे कम है। उसके बाद हमने ये देखा कि निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गतिविधियों की वजह से निर्धनता हमारे देश में बढ़ी है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं निर्धनता के कारण। तो आइए इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं कि निर्धनता निरोधी कौन कौन से उपाय हैं जो कि सरकार कर रही है, और आगे आने वाली भावी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं निर्धनता निरोधी रणनीति। तो सरकार की निर्धनता निरोधी रणनीति के दो पहलू हैं। सबसे पहला, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब तक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो जितनी भी बाजार क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको भी हमें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना पड़ेगा। उन्हें सारी मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी। उसके बाद गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को लक्षित करना, मतलब कि जितने भी गरीबी विरोधी कार्यक्रम हैं वो कैसे चलाए जाने चाहिए, कौन कौन सी उनमें स्कीमें लानी चाहिए, कौन कौन सी स्कीम किस तबके के लोगों को इफेक्ट करेगी, ये सारी चीजों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। उसके बाद भारत की विकास दर 1970 के 3.5% से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में लगभग 6% हो गई है। तो जहां तक कि हम भारत की विकास दर की बात करें तो भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। हमने 1970 से 1980, या फिर आप कह सकते हो 90, मतलब 10 या 20 सालों में अपनी विकास दर को जस्ट डबल किया है, और उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारी विकास दर आगे ही बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि सरकार की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि निर्धनता विरोधी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये पिक्चर कहाँ की है? ये मणिपुर की पिक्चर है। तो ये कौन सी स्कीम चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर चल रही है मनरेगा स्कीम। तो निर्धनता विरोधी योजनाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनरेगा के बारे में। सबसे पहले मनरेगा या फिर नरेगा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। महात्मा गांधी, इसलिए मनरेगा लिखा गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2005 में शुरू की गई थी, और इसके तहत हर घर को 100 दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित कराया जाता है। मतलब जितने भी रूरल लोग हैं या फिर गांव में रहने वाले लोग हैं, उसमें ये बोला गया कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों तक निश्चित रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और स्कीमें देख लेते हैं भारत सरकार की, जो कि है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में शुरू की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और आखिरी में अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत पीडीएस सिस्टम, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इजाद किया गया। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको बहुत ही कम दामों में अनाज दिया जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भावी चुनौतियां कौन कौन सी हैं निर्धनता के कारण। तो निर्धनता से आगे आने वाली चुनौतियां देख लेते हैं भारत के लिए कौन कौन सी है। तो निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। मतलब भारत की विकास को अगर कोई चीज बांध कर रख सकती है तो वो एक चीज हो सकती है निर्धनता। उसके बाद यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि न्यूनतम जीवन निर्वाह का कोई उचित स्तर इसमें हम बना रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जिसके पास न्यूनतम स्तर भी नहीं है, मतलब कि जिसके पास बुनियादी जरूरतें भी नहीं है, मतलब कि साफ पानी या फिर साफ हवा, या फिर आप कह सकते हो कि रहने के लिए घर, रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये सारी चीजें भी नहीं है तो उस न्यूनतम स्तर से ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है निर्धनता हटाने के लिए। ना कि उन्हें कोई न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की कोई बात नहीं हो रही है, बस उनको न्यूनतम स्तर से ऊपर लाना है।
उसके बाद हम ये देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो कि भारत या फिर भारत की निर्धनता से रिलेटेड हैं। सबसे पहले, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो आपको ये याद रखना है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करता है NSSO, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये हर 5 साल में सर्वे करता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन की भारत में 2 क्राइटेरिया दी गई हैं। ठीक है, पहला है आपका कंजम्पशन। ठीक, आप कंजम्पशन कितना कर रहे हो एक दिन में, और 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है जो कि है ग्रामीण और शहरी। ठीक है, कंजम्पशन और व्यय, ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि क्या है निर्धनता का रेशियो इंडिया में। तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो 2400 किलो कैलोरी पर डे अगर आपका कंजम्पशन है तो आप निर्धनता रेखा से ऊपर हो, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो 2100 किलो कैलोरी से अगर पर डे अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। उसके बाद अगर हम व्यय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 866 रुपीज पर डे। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में अगर आप 1000 रुपए पर डे से ज्यादा खर्च करते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। ठीक है, तो उसके बाद भारत में निर्धनता रेखा का आकलन इस प्रकार किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 2 चीजें कंसिडर की जाती हैं, एक है आपकी इनकम और दूसरा है आपका कंजम्पशन। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंसिडर नहीं की जाती, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। ठीक है, तो सोशल और कल्चरल पहलू इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। सोशल और कल्चरल बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि निर्धनता आकलन के वर्तमान तरीके में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि जो वर्तमान तरीका है वो सही तरीका नहीं है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो आइए देखते हैं कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्ति में क्या क्या सुधार आए हैं। तो 1993 की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी रेशियो उस समय 45% था, जो कि डिक्लाइन होकर के 22% हो गया है 2011 और 12 में। उसके बाद हमने ये देखा कि 407 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो कि 404 मिलियन हो गए हैं 2011 और 12 में। और हमने ये भी देखा कि 2.2% का डिक्लाइन परसेंटेज हमें देखने को मिला पॉवर्टी रेशियो में 2004 और 5 में। तो ये सारे जो बदलाव हैं वो हमें इंडिया में देखने को मिले। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। तो हमने 2 कारण देखे थे इसके प्रमुख। पहला था कॉलोनियल रूल। ठीक है, हमने ये देखा था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था तो उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, जैसे कि आप कह सकते हो टेक्सटाइल के केस में कॉटन की बात करें तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको यूरोप ले जा करके वहां पर मिल्स में बहुत ढेर सारे बल्क में कपड़े बनाते थे, और उसको फिर ला करके इंडिया को एक मार्केट बना करके बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, तो हमने एक बात देखी कि कॉलोनियल रूल। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के हमने फायदे भी बहुत सारे देखे थे और ये नुकसान भी देखा था कि बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन में। केवल हरियाणा या फिर आप कह सकते हो हरियाणा और पंजाब के किसानों को
ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ, बाकी सारे किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा खेत थे, ठीक है, इनके पास जो जमीनें थी वो ज्यादा थी, तो ये ज्यादा फसलें उगा सकते थे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते थे और ये अच्छी फसल भी उगा सकते थे। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को ज्यादा फायदा हुआ किससे? हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। तो हमने देखा था कि दो ऐसे सामाजिक समूह हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए शेड्यूल कास्ट की, और दूसरे हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और अगर हम आर्थिक समूहों की बात करें तो जो अर्बन एरियाज में आप लेबर्स देखते हैं वो, और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो ऐसे किसान जिनके पास लैंड नहीं है, मतलब कि भूमि नहीं है, तो भूमिहीन किसान या फिर लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। तो हमने सामाजिक अगर हम बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और आर्थिक समूहों की बात करें तो अर्बन लेबर्स और रूरल लैंडलेस फार्मर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता की अंतरराज्यीय असमानताओं का विवरण दीजिए। तो हमने ये देखा कि जैसे कि पंजाब और हरियाणा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एवरेज पॉवर्टी रेशियो जो था वो इंडिया का एवरेज पॉवर्टी रेशियो 22% था, और यहाँ पर जो एवरेज पॉवर्टी रेशियो था वो कम था। और वहीं अगर हम बिहार, असम और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे एवरेज इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है 22%, इन तीन राज्यों में एवरेज पॉवर्टी रेशियो उससे ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि अगर हम केरला, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हमने ये देखा कि केरला में बहुत सारे शिक्षा के स्तर पर विकास हुए हैं, मतलब कि शिक्षा का स्तर केरला में बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद हमने ये देखा कि पंजाब और हरियाणा को किस चीज से फायदा मिला? ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति से फायदा मिला। लेकिन वहीं पर बिहार, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी थी, ना ही शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था थी, तो इसलिए ये राज्य पीछे रह गए। तो आप ये कह सकते हो कि अंतरराज्यीय असमानताएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट अपना प्रश्न देख लेते हैं जो कि है 7वां प्रश्न। तो वैश्विक निर्धनता प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं वैश्विक निर्धनता प्रवृत्तियों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हमने ये देखा कि वर्ल्ड पॉवर्टी 1990 में 35% थी, जो कि डिक्लाइन होकर के 10.68% हो गई है 2013 में। उसके बाद हमने ये देखा कि चाइना में 88.3% पॉवर्टी रेशियो था 1981 में, जो कि डिक्लाइन होकर के कितना हो गया है? 1.9% हो गया है 2013 में। उसके बाद अगर हम साउथ एशिया की बात कर लें, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन देशों की बात कर लें तो यहाँ पर भी पॉवर्टी रेशियो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, जो कि 54% से 15% हो गया है। उसके बाद अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो जहां पर मैंने बताया था कि अभी भी बहुत सूखा पड़ता रहता है, इसलिए पॉवर्टी रेशियो जो है वो बहुत धीमे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन डिक्लाइन हो रहा है। तो हमने ये देखा कि 54% पॉवर्टी रेशियो था 1990 में, जो कि अब 41% हो गया है 2013 में। उसके बाद लैटिन अमेरिका की बात करें तो 16% था 1990 में, और अब 2013 में 5.4% हो गया है। तो ये हमने पूरे वर्ल्ड की बात की कि पूरे वर्ल्ड में निर्धनता रेशियो कैसे डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो आइए बात कर लेते हैं भारत की जो वर्तमान सरकार है उसकी रणनीतियां क्या है निर्धनता उन्मूलन में। सबसे पहले आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना होगा, और दूसरा क्या करना होगा? दूसरा जितनी भी निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है उसको टारगेटेड रूप से चलाना होगा। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी नरेगा, ठीक है। ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2005 में।
उसके बाद अगर हम स्कीम की बात करें, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि इसमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। किसको? जो गांव में या फिर रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे प्रोग्राम की बात कर लें तो वो है, उसके बाद अगर हम दूसरे प्रोग्राम की बात कर लें तो वो है NFWP, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये 2004 में शुरू किया गया था और जो भी लोगों को वेतन की जरूरत होती है या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार की जरूरत होती है, उन्हें मैनुअल अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, मैनुअल अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद पढ़ लेते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना 1993 में शुरू हुई। उसके बाद एक आखिरी योजना के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है REGP, मतलब कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये शुरू हुआ 1995 में और ये 10th 5 ईयर प्लान के तहत शुरू किया गया था, जिसमें कि 25 लाख नए जॉब या फिर नए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, ये प्रॉमिस किया गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो मानव निर्धनता से हम ये समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो निर्धनता रेखा से नीचे आता है। उसके बाद निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? तो निर्धनों में सबसे निर्धन वही है जो कि साफ हवा या फिर साफ पानी या फिर रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सारी मुख्य विशेषताएं बताई हैं, तो इस क्वेश्चन में आप खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, आइए दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारत दुनिया में निर्धनों की संख्या में सबसे ज्यादा है, जहां पर हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार और आलोचनीयता निर्धनता विश्लेषण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतक हैं और इनको हमें इंक्लूड भी करना चाहिए। क्या क्या और इंक्लूड करना चाहिए? इनकम और व्यय या फिर कंजम्पशन पर ही हमें निर्धनता का आकलन नहीं करना चाहिए, हमें इन दो पॉइंट्स को भी विश्लेषण में लेना चाहिए। उस निर्धनता का निर्धारण करने के सबसे आम तरीका आय और खपत का स्तर है। तो इंडिया में यही दो चीजें यूज होती हैं, आय और खपत का स्तर। उसके बाद भारत में निर्धनता का स्तर राज्यों में भिन्न होता है। तो हमने देखा कि कौन कौन से राज्य एवरेज इंडिया की पॉवर्टी रेशियो से ज्यादा हैं और कौन कौन से राज्य कम हैं। उसके बाद जबकि कुछ राज्यों में कृषि उत्पादन या फिर औद्योगिकीकरण बढ़ाकर निर्धनता को कम किया गया है, अन्य में अभी भी उच्च निर्धनता दर है। तो अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर निर्धनता के लिए बहुत से काम करने बाकी हैं। उसके बाद दुनिया भर में अत्यधिक निर्धनता में रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात 1990 में 36% से घटकर 2015 में 10% हो गया है। तो हमने ये देखा कि दुनिया में भी निर्धनता दर जो है वो लगातार कम हो रही है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अगले चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।